हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट इसमें ऐड कर रहा हूं अपने चैनल पर, जो कि बेसिकली एमवीसी एप्लीकेशंस के लिए होगी। तो एमवीसी एप्लीकेशंस में आज मैं आपको डेटा एंटिटी जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली उसका नाम है एंटिटी डेटा फ्रेमवर्क है, मैं उल्टा बोल गया। लेकिन उससे आप किस तरीके से डेटाबेस वैल्यूज फेच कर सकते हो। केवल डेटाबेस वैल्यूज फेच करना, डेटाबेस एक्टिविटीज करना ही डेटा एंटिटी फ्रेमवर्क का पर्पज नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें आप अपने लिए डिजाइन कर सकते हो, एंटिटीज को डिजाइन कर सकते हो, एंटिटीज के बेस पे टेबल डिजाइन कर सकते हो। अगर आपके पास टेबल्स अवेलेबल हैं तो टेबल्स के बेसिस पे एंटिटीज डिजाइन कर सकते हो। और एट द सेम टाइम अगर आपने कोड लिख रखा है जहां पर आपने एंटिटीज बना रखी हैं अपने कोड के थ्रू, आपका कोड है जहां पे आपने क्लास लिखी हुई है, उस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, तो अगर आप चाहें तो उस क्लास को एक टेबल में या फिर एक एंटिटी में कन्वर्ट करके उसके करस्पॉन्डिंग एक डेटाबेस में एक टेबल कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। तो जो हमारा डेटा एंटिटी मॉडल है उसका पर्पस ज्यादा बड़ा है, तो एक एक करके वो पर्पस हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर हमारे पास डेटाबेस स्कीमा है, हमारे पास डेटाबेस टेबल्स हैं, तो हम किस तरीके से अपने यहाँ अपने कोड में एंटिटीज जनरेट कर सकते हैं और उन एंटिटीज को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए, डेटाबेस में डेटा अपडेट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आज मैं बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन बताऊंगा जहां पे आप सिर्फ डेटाबेस से डेटा कैसे फेच करके लाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, और उस कंडीशन में जबकि आपके पास स्कीमा अवेलेबल है, टेबल्स अवेलेबल हैं और आपको टेबल से डेटा अपने वेब पेज पे डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो एक चीज और बता दूं कि ये वीडियो जो कि हिंदी में अवेलेबल है, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल होगी। एक प्लेलिस्ट और है एमवीसी प्रोग्रामिंग के लिए, और वहां पे मैंने इंग्लिश में डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी में डालूंगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्लेलिस्ट होगी। वहां पर एक जो मैंने वीडियो डाला है जो कि एमवीसी एप्लीकेशन, जो बेसिक एमवीसी एप्लीकेशन की को क्रिएट किया है, उस बेसिक एमवीसी एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर भी उसका एक डेमो बनाऊंगा और हिंदी में भी डालूंगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एमवीसी फ्रेमवर्क के डेमो अवेलेबल होंगे। ठीक है, 4 से 5 वीडियोस बनाऊंगा, जो बेसिक चीजें हैं वो मैं इसमें आपको बताऊंगा ताकि आप स्टार्ट कर सको चीजों को, और उसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे मैं और कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस और भी बेसिक कॉन्सेप्ट, जो और भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ऐड करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं वो बनाऊंगा जिसमें आपको डेटाबेस टेबल्स अवेलेबल होंगी, यानी एंटिटी सेट अवेलेबल होगी। डेटाबेस टेबल को हम एंटिटी सेट कहते हैं। अगर आपने ईआर डायग्राम नहीं पढ़ा है तो एक बार आप ईआर डायग्राम गूगल से जाकर के या फिर अपने कॉलेज टाइम में अगर आपके नोट्स रखे हो तो वहां से जाकर के आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता क्या है। और टेबल को एंटिटी सेट कहा जाता है, और उसमें एक एक रो जो होती है टेबल के अंदर, उस रो को कहते हैं हम एंटिटी। ठीक है, एंटिटी सेट क्यों कहते हैं टेबल को, एक रो को एंटिटी क्यों कहते हैं, वो एंटिटी सेट और एंटिटी की डेफिनेशन जानने के बाद ही आपको समझ आएगा। अभी के लिए आप बस केवल इसे समझ लीजिए कि एंटिटी सेट क्या है और एंटिटी क्या है, और किस तरीके से इन एंटिटीज को हम अपने यहाँ डिस्प्ले करा सकते हैं अपने वेब पेज पे, अपने फॉर्म पे। ठीक है, तो मैंने एक ASP.NET वेब एप्लीकेशन यहाँ पे चूज किया है C# में, और यहाँ पर मैं इसका नाम रखता हूँ डेमो एंटिटी डेटा ऐप, और मैं अपना लोकेशन बदल देता हूँ। ये मेरी अपनी लोकेशन है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ और आगे देखते हैं। एम्प्टी सेलेक्ट कीजिए और बाकी सारे डिफॉल्ट्स वैसे ही रहने दीजिए। ये विजुअल स्टूडियो 2019 है, मैं आपको बता दूं, मैं इसको विजुअल स्टूडियो 2019 में क्रिएट कर रहा हूँ। इसे यहाँ पर क्रिएट करते हैं। थोड़ा स्लो है, 5-10 सेकेंड और लगेंगे। ठीक है, अब ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पर। और इससे पहले कि आप इसमें कुछ भी ऐड करें, कुछ भी नया इसमें आप कोड या फिर आप टेबल्स या डेटा कनेक्शन स्ट्रिंग आप ऐड करने जाएं, उससे पहले हमें एक काम ये करना होगा। टूल्स पे आप जाइए, यहाँ पर आपके यहाँ नगेट पैकेज मैनेजर होता है। अगर ये नहीं है तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट वैसे तो इंस्टॉल रहता है 2019 के साथ, अगर नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, नगेट पैकेज मैनेजर।
इसके अंदर एक ऑप्शन होता है मैनेज नगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशंस, इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहां पर अब आप मार्केट प्लेस में आ गए। यहां मार्केट प्लेस में जब आप आते हैं तो यहां पर आपको सर्च करना होगा एंटिटी डेटा, एंटिटी डेटा, ठीक है, कुछ गड़बड़ है, एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क होता है, इसे आप सिलेक्ट कीजिए और यहां पर आप जो है वर्जन आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे तो वर्जन का आप ध्यान रखिएगा, आप वर्जन सिलेक्ट कीजिएगा 5.0, क्योंकि 6.0 पे मेरे यहां कुछ बग आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं उसको अभी रिजॉल्व नहीं कर पाया हूं और कोई खास फर्क नहीं है 6.0 और 5.0 में जब आप एक बेसिक एप्लीकेशन बनाते हो जहां पे आपको सिर्फ डेटा फेच करके दिखाना है, इसलिए मैं 5.0 इंस्टॉल कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इसे इंस्टॉल कीजिए, आपने सिलेक्ट कर लिया और अब इसे सिलेक्ट कर लीजिए और इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि ये इंस्टॉल होकर के इसी प्रोजेक्ट पे रेफर होगा। आप इसे इंस्टॉल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और यहां पर अगर आप देखेंगे कि ये सारे पैकेजेस ऐड करता जा रहा है आपके लोकल फोल्डर में जहां पर आपका प्रोजेक्ट अवेलेबल है और इसने रेफरेंस में ऐड कर दिया एंटिटी फ्रेमवर्क को। शुरुआत में ये नहीं आ रहे थे, अब ये आने लगे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अब आप इसको बंद कर दीजिए मार्केट प्लेस को और अब आपका काम हो चुका है, एंटिटी फ्रेमवर्क आपके पास आ चुका है। अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है कि सबसे पहले कुछ टेबल्स क्रिएट करनी है और उस टेबल्स के बेसिस पे हम यहाँ पर एंटिटी क्रिएट करेंगे और उस एंटिटी को अपने यहाँ वेब पेज पे डिस्प्ले कराएंगे सो दैट वो एंटिटी क्या करेगी, डेटा सोर्स के थ्रू जा करके डेटाबेस टेबल से जाकर डेटा लाएगी और हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले करेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर मैंने डाला हुआ है अपनी मशीन पे, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर 2019 है मेरे मशीन पे और उसे मैनेज करने के लिए मैंने एक टूल डाला है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट टूल, ठीक है, मैनेजमेंट स्टूडियो। आप याद रखिएगा ये दोनों चीजें अलग हैं, ये मैनेजमेंट स्टूडियो है जिससे मैं डेटाबेस को मैनेज करूंगा, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा मुझे, डेटाबेस टेबल्स, कॉलम्स, इंडेक्सेस जो भी होते हैं, लेकिन जो सीक्वल सर्वर है वो सीक्वल सर्वर अलग है, आपको वो सीक्वल सर्वर अलग से डालना होगा, मैंने वो सीक्वल सर्वर डाला हुआ है। अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पर सीक्वल सर्वर आपको सीक्वल सर्वर माइक्रो सीक्वल सर्वर 18 ये दिखाई देगा, ठीक है, ये मेरे यहाँ पड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, मैनेजमेंट स्टूडियो खोलना है क्योंकि डेटाबेस मेरे यहाँ पड़ा हुआ है, आप भी अपने यहाँ डाल लीजिएगा, फ्री में भी आता है, 6 महीने के लिए फ्री रहता है। अगर आप पहली बार इसको यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर 2019 वो 6 महीने के लिए अभी फ्री है, मैंने वही यूज किया है। तो फ्री वाला वर्जन आप उठा लीजिए, 5-6 महीने तो बहुत होते हैं, उसके बाद फिर आप खरीद लीजिएगा। सीखने के पर्पज से मैंने इसको डाउनलोड किया था और इंस्टॉल कर लिया और इस सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इसको भी इंस्टॉल कर लिया, ये फ्री आता है, आप इसे ले सकते हो। लाइट वेट वर्जन है ये, अगर आप फुल वर्जन लोगे तो हो सकता है आपको पे करना पड़े, लेकिन ये लाइट वेट वर्जन लिया मैंने सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का, तो इससे आप यूज कर सकते हो। ये भी थोड़ा टाइम लेगा, स्लो है थोड़ा सिस्टम। ठीक है, यहां पर आप कनेक्ट कर लीजिए, ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपने सीक्वल सर्वर डेटाबेस यूज किया है तो आप इसे आराम से कर लोगे और मैं सीक्वल सर्वर नहीं बताने वाला यहाँ। और यहाँ पर देखिए डेटाबेस में मैंने एक डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है टेस्ट डेटाबेस। इसके अंदर मैंने टेबल्स क्रिएट किए हैं, 3 टेबल्स क्रिएट किए हैं, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय और विजिटर। हम क्या करेंगे कि डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, विजिटर्स में से तीनों को ही ले सकते हैं या फिर किसी एक को ले सकते हैं। ये एंटिटी सेट्स हैं, ये टेबल्स हैं, एंटिटी सेट्स हैं। इसमें से मैं एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और विजिटर, इनमें से मैं एम्प्लॉय को लूंगा अपने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए और मैं उसको अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करूंगा। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो कि इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं, कौन कौन क्या क्या डेटा इसमें एम्प्लॉय टेबल में है, तो आप इसको ओपन कीजिए, स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन कर सकते हैं। और इसे मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखूंगा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, और आप इसे रन कराएंगे तो ये डेटा है सारा एम्प्लॉय टेबल के अंदर। अब ये डेटा मैं सारा का सारा उठा करके अपनी वेब पेज पे दिखाना चाहता हूँ। तो अब हमें कुछ करना नहीं है, सिंपली यहाँ पर आइए,
ऐड कीजिए, यहां पर आप न्यू आइटम ऐड कीजिए और यहां पर डेटा पर जाइए। डेटा पर जाने के बाद आप यहाँ ADO.NET एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्रिएट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से ADO एंटिटी डेटा मॉडल क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इसे क्रिएट करेंगे वैसे ही यहाँ पर एक बॉक्स आएगा, इसमें आपको ये चूज करना है EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस। इसका मतलब होता है कि मैं एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहा हूँ, एंटिटी डिजाइन कर रहा हूँ डेटाबेस के स्कीमा का यूज करके, यानी मेरे पास टेबल्स हैं, मेरे पास एंटिटी सेट्स हैं, मैं उसकी बेसिस पे अपना एंटिटी सेट और एंटिटीज यहाँ पे डिफाइन करूंगा, क्लास बनाऊंगा और ऑटोमेटिक क्लास जनरेट होगी और उस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज भी करस्पॉन्डिंग टू एवरी कॉलम इन द डेटाबेस, जो कि डेटाबेस टेबल में जितने भी कॉलम है उसके कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक एक प्रॉपर्टी मेरे उस क्लास में क्रिएट हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आपसे ये पूछेगा नए कनेक्शन के बारे में, आप न्यू कनेक्शन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, कंटिन्यू। यहाँ पर जो मेरा डेटाबेस है वो मेरे लोकल सर्वर पे है, तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, डॉट मींस लोकल सर्वर, लोकल सर्वर के लिए डॉट का यूज कर दिया। फिर यहाँ पर आते हैं सिलेक्ट और एंटर अ डेटाबेस नेम, तो यहाँ पर मेरा टेस्ट डेटाबेस है जो मैंने क्रिएट किया था। उसके बाद मैंने ओके किया और यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई। अगर आप चाहो तो टेस्ट कनेक्शन भी कर सकते हो, यहाँ पर आप दे सकते हो, डॉट दिया और यहाँ पर डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया आपने और यहाँ पर टेस्ट कनेक्शन कर सकते हो। टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पर आपका ये web.config के लिए जो डेटा एंटिटी होगी, सॉरी डेटा एंटिटी नहीं, जो कनेक्शन स्ट्रिंग होगी उसके लिए इसने प्रॉपर्टी का नेम दे दिया। कनेक्शन स्ट्रिंग एक प्रॉपर्टी होती है जो कि web.config फाइल में सेट हो जाएगी अपने आप। web.config फाइल आप जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते हो तो आप जाकर के गूगल पे सर्च मार लीजिएगा। web.config जो है हर वेब एप्लीकेशन के लिए एक रेफरेंस का काम करती है, जो ये बताती है कि ये कहाँ से कनेक्ट करेगा, इसका कौन सा प्रोटोकॉल इसे यूज करना है, कौन से डेटा सोर्स को यूज कर रहा है, ये सारी चीजें web.config में होती हैं। तो अभी जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पर आप एंटिटी फ्रेमवर्क 5 चूज कीजिएगा। 6 मैं अपने यहाँ चूज नहीं कर रहा हूँ, 6 मेरे यहाँ है भी नहीं, मैंने उसको हटा दिया है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क 5.0 चूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे जाइए। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे वैसे ही ये सारा टेबल्स डिटेल्स ये उठाकर ले आएगा आपके पास और यहाँ पर जो भी टेबल्स आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मुझे एम्प्लॉय चाहिए, मैंने एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप चाहो तो मॉडल नेम स्पेस का नाम बदल सकते हो, ना बदलना चाहो तो मत बदलो और फिनिश कर दो। ठीक है, फिनिश होते ही मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके से ये एंटिटी क्रिएट हो जाती है और वो कहाँ क्रिएट होती है, उसके करस्पॉन्डिंग कोड कहाँ होता है। बाकी सारे डिफॉल्ट आप चूज कर लीजिए। अभी आपके सामने एंटिटी जनरेट होके आ जाएगी। ठीक है, ये एंटिटी आपकी आ गई एम्प्लॉय। आपने देखा कि जो वहां पर था डेटाबेस टेबल्स में जो कॉलम्स थे, उन सभी कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग इसने यहाँ पर प्रॉपर्टीज जनरेट कर ली हैं और ये आपको कोड में भी दिखेंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोड में क्या क्या हुआ। ये जो एंटिटी जनरेट हुई है इसका एक्सटेंशन होता है EDMX। ठीक है, ये EDMX फाइल होती है। इस EDMX फाइल के अंदर आपको एक .tt फाइल मिलेगी। ये .tt फाइल विजुअल स्टूडियो 2019 में ऐड की गई है और इसके अंदर वो सारा का सारा कोड है जो डेटाबेस से इस कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज करके, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना आपकी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके web.config में ये कनेक्शन स्ट्रिंग में ये नाम सेट हो जाएगा और कनेक्शन स्ट्रिंग सेट हो जाएगी। तो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसका यूज करके ये डेटाबेस से कनेक्ट होगा और वहां से डेटा लाएगा, ठीक है, वो सारा का सारा कैसे लाएगा, वो सारा का सारा डिटेल यहाँ पर है TT फाइल में। ठीक है, ये TT फाइल 2019 में है। अगर आप पुराना वर्जन यूज करते हैं 2015 या आई होप कि 2010 या 12 यूज करते हैं तो ये फाइल नहीं होगी। वहां पे सिर्फ 2 फाइलें होती हैं, EDMX और दूसरी होती है designer.cs। सारा कोड ये designer.cs में जनरेट होता है और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ जनरेट ही नहीं होता। यहाँ पर जो कुछ है वो .tt में जनरेट हो जाता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो employee details.cs एक फाइल बन गई और एक employee.cs फाइल बन गई। इस .cs फाइल में आप देखोगे employee ID, डिपार्टमेंट ID, नेम, एड्रेस, ये जितने भी फील्ड थे डेटाबेस टेबल्स में वो ऑलरेडी यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली उसने जनरेट कर दिया। और इसका अगर आप कोड देखोगे कि ये कैसे एग्जीक्यूट करता है इस कोड को, तो आप यहां देख सकते हो .cs फाइल में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये DB सेट है, डेटाबेस सेट है और ये बेसिकली एक लिस्ट है और इसमें पूरी की पूरी एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाती है और यही चीज आपके वेब फॉर्म पे
जनरेट होती है, और वो कौन जनरेट करके दिखाएगा, उसका कनेक्शन कहाँ है, उसका कनेक्शन ये टीटी फाइल में है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको ये हैश और ये सब लगा हुआ दिख रहा होगा, ये स्क्रिप्ट है पूरी, जो यही काम कर रही है कि इस तरीके से जो डेटा आया है उसको उठा करके वेब पेज पे हम दिखा दें जहां पर भी हमने इसको कनेक्ट किया है। तो अभी हमने इसको कनेक्ट किया नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, तो ये ऐड करने तक का प्रोसेस आपको पता चल गया, इन फाइल्स का इंपॉर्टेंस पता चल गया, और एंटिटी जनरेट होकर के कहाँ आई, कैसे दिखेगी, वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको बिल्ड करने के बाद ही ये सारी चीजें बाइंड हो पाएंगी, क्योंकि अभी हमें इसमें एक वेब पेज ऐड करना है और उस वेब पेज पे ये सारा का सारा डेटा डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ आते हैं, अब हम यहाँ पर एक नया वेब पेज ऐड करेंगे, न्यू आइटम, और यहाँ पर आते हैं वेब पर जाने के बाद हम वेब फॉर्म पे आते हैं, इसका नाम कुछ थोड़ा बदल देते हैं, एम्प्लॉइज पेज, ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पेज हमने ऐड कर दिया। अब इस पेज पे हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है डेटा। किस में डिस्प्ले करेंगे, हम ग्रिड में डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, एक डेटा ग्रिड होती है, यहाँ पर आपके होगी डेटा ग्रिड, कहीं ना कहीं बनी होगी, डेटा के अंदर ही होगी, हाँ डेटा के अंदर एक डेटा ग्रिड है, ग्रिड व्यू है। इस ग्रिड व्यू को आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पर जहां पर भी ग्रिड व्यू रखनी है वहां पर आप कर्सर रखिए और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे वहां पे ग्रिड व्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन में हमें ऐड करना है यहां पर हमें ऐड करना है डेटा एंटिटी डेटा सोर्स। ठीक है, इसी एंटिटी डेटा सोर्स के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से। ठीक है, अब इस एंटिटी डेटा सोर्स को हमने यहाँ पर दे दिया, एंटिटी डेटा सोर्स सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाते हैं डिजाइन पे। अभी ये कोड बिहाइंड था, अब हम डिजाइन देखेंगे। ये डिजाइन पेज है, अगर आप चाहो तो इस टेबल को थोड़ा सा सुंदर बना सकते हो, कलरफुल कर सकते हो, या जैसा भी आप चाहो, यहाँ बहुत से ऑप्शन है। मैंने कलरफुल कर लिया, अप्लाई किया, ओके किया। इसके अलावा हम आते हैं एंटिटी डेटा सोर्स 1 पर, इसमें आकर के हम कॉन्फ़िगर करेंगे डेटा सोर्स। अब हम असली काम करने जा रहे हैं, यहाँ पर डेटा सोर्स हम कॉन्फ़िगर करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो टेस्ट डेटाबेस एंटिटीज, ये कहाँ से आया, ये web.config से आया है। ये वही web.config में जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, वहां पर ये नाम दिया हुआ था। अब इसी नाम का यूज करके इसी से सारी सेटिंग मिल जाएगी हमारे वेब एप्लीकेशन को, जो हमारा एग्जीक्यूट होगा एप्लीकेशन, तो इससे सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। और वो कोड जितना भी लिखा रखा है जो कि डेटाबेस से डेटा लाएगा टेबल से, और ला करके इस टेबल में, इस कॉलम में, यहाँ पर जो हमने टेबल बनाई है इनके कॉलम्स में दिखाएगा, वो सारा लॉजिक कोड बिहाइंड पीछे से ही चल जाएगा और अपने आप वो सारी बाइंडिंग कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे काम को बहुत आसान कर देता है, वेब बेस्ड डेवलपमेंट को बहुत ही ज्यादा आसान कर देता है। आपका एंटिटी क्रिएशन, एंटिटी के बेस पे डेटाबेस कॉलम्स क्रिएशन, आपका डेटाबेस एंटिटी क्रिएशन, टेबल क्रिएशन, ये सारा कुछ इजी कर देता है। बेसिकली ये एक डिजाइनर्स के लिए बहुत ही अच्छा टूल भी है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर एंटिटी सेट नेम यानी कि टेबल नेम, एम्प्लॉइज को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर हमें क्या दिखाने हैं, सारे कॉलम्स दिखाने हैं, सिलेक्ट ऑल, और बाकी सारी चीजें हम ऐसे ही रहने देते हैं, एंड देन हम इसको फिनिश करते हैं। हमने इसको फिनिश किया, कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन। सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हम वापस टेबल पे जाते हैं, जो हमारी डिस्प्ले टेबल है। इस डिस्प्ले टेबल में हम चूज डेटा सोर्स, ये ऑप्शन देखते हैं, और यहाँ पर आकर के एंटिटी डेटा सोर्स 1 इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि वहां से सारा का सारा ये कॉलम्स उठा लाया, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें ये ले आया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर बिल्ड कर देते हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ नहीं करना है, सारा काम हो चुका है, बिहाइंड द सीन सब चीज हो चुकी है। ये सीधे आप जैसे ही पेज खोलोगे वैसे ही उस पेज पे सारा का सारा डेटा आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। यहां पर कुछ गड़बड़ है, कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, यहाँ टेस्ट डेटा स्ट्रिंग, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय, एंटिटी टाइप फिल्टर, फिनिश, इसको सेव किया, एंड देन यहाँ पर हमने डेटा सोर्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक डेटा सोर्स। ठीक है, अब इसको हम रीबिल्ड कर देते हैं। और यहाँ एक बार web.config में भी कंफर्म कर लेते हैं कि टेस्ट डेटाबेस एंटिटीज ये नाम है इसका, तो ये मैच करना चाहिए। यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि टेस्ट डेटाबेस एंटिटीज है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर है, एवरीथिंग इज फाइन। अब हम इसको क्या करते हैं, रीबिल्ड मारते हैं। अब इसे चलाते हैं डिबग मोड में, क्रोम पे ये खुलेगा और अब देखते हैं सारा डाटा डिस्प्ले होता है कि नहीं।
ठीक है, यहाँ पे सारा डेटा जो डेटाबेस टेबल के अंदर था वो सारा का सारा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, सारे नाम, सारे एम्प्लॉय आईडी, आप चाहो तो वहां डेटाबेस में जाकर इसे मिला भी सकते हो, यही सारे नाम है जो वहां आ रहे हैं। ठीक है, और ये बेसिक एप्लीकेशन था जो आप क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक है जो डेटा डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन इसमें कंडीशनल डेटा डिस्प्ले भी आप ऐड कर सकते हो। बहुत सी चीजें हैं जो इसमें की जा सकती हैं। ये सिर्फ एक बेसिक एप्लीकेशन था, आगे के वीडियोस में मैं और भी चीजें ऐड करूंगा और ये वीडियो इंग्लिश में भी आएगी जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को आपने देखा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और आपको ऑब्वियसली बहुत ही ईजी लगा होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग के लिए बहुत ईजी है, बाद में आगे चल करके थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं जब हम इसको सेव करना चाहते हैं, जब हम इसको कंडीशनल डेटाबेस क्वेरीज चलाना चाहते हैं। ठीक है, हम 2-3 एंटिटीज के बीच में रिलेशन डिफाइन करते हैं और तब उसके बेसिस पे हम डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि किस तरीके से डेटाबेस से आप डेटा लाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मैं फिर जल्दी ही कोई नया वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। इसे बंद करता हूं मैं, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जस्ट क्लोज इट।